रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। लीजिए, खुलूस और एहतराम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम दोनों। मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल। भाई सलीमा जी, आपकी आवाज को अभी तक क्या हो रखा है? जी वो नहीं, मुझे लगता है आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। नहीं, वो ऐसा क्योंकि है अपना ये है कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, समझे नहीं आप? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मुझ में छींटे कस रहे हो कि मैंने दोस्तों को सलाम नहीं किया। अरे क्या बात करती है, मेरी इतनी हिम्मत का, मैं तो बस यूं अच्छा बस दोस्तों, इनके इस भोलेपन पे ना जाइएगा। ये बहुत बड़े छुपे रुस्तम हैं। आवाज मेरी अब भी खराब है, इसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। अरशद, और इसका अंदाजा तो आप लोग लगा ही चुके हैं हमारे अरशद की तरह। ये बताइए कि आज क्या खबर है हमारे न्यूज सेगमेंट में? मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया के 12 मिलियन ब्लाइंड लोगों में से 1/4 मर्ज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का है, और दूसरी ये कि इनको दृष्टि मिल सकती है आई डोनेशंस के जरिए। जी हाँ, हर डोनर 2 दृष्टिहीन लोगों की नजर लौटा सकता है। लेकिन अफसोस के डोनर्स की भारी कमी के कारण हर साल सिर्फ 4500 ऑपरेशन ही हो पाते हैं। अरशद, तुम जानते हो कि कुछ लोगों का मानना है कि डोनेशन करने से वो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। जी हाँ, और कुछ फैमिली मेंबर्स अपने प्रियजनों की मौत से इतना अपसेट हो जाते हैं कि वो आई बैंक को सूचित ही नहीं करते। बट सच कंसर्न्स नीड टू बी ओवरकम। दोस्तों, आप सचमुच किसी की दुनिया बदल सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लेज योर आईज टुडे, और नेत्रदान करने के इस इरादे को देखिए अपने फैमिली मेंबर्स को बताना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू www.iway.org। किसी ने क्या अच्छी बात कही अरशद कि द ओनली क्योर फॉर ग्रीफ इज एक्शन। वाह वाह, है ना बढ़िया बात? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे मेरे किसी सोए हुए तार को जगा दिया कि ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में बसर करती है, और जिंदगी की बहुत सी सिचुएशंस पर ये पूरी तरह से लागू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। नफीसा बुहारी वाला को ही ले लीजिए कि वो पैदाइश से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की शिकार थीं, जो बढ़ता गया और हद ये हुई कि वो पूरी तरह ब्लाइंड हो गईं। लेकिन अपनी इस कंडीशन का उन्होंने मुकाबला किया और एक्शन के साथ किया, और बेपनाह हिम्मत और मेहनत की बिना पर बन गई सेंट्रल बैंक मुंबई में मैनेजर एंड कॉर्पोरेट डीलर। बात कर रही हैं जॉर्ज अब्राहम से अपनी जिंदगी के बारे में। नमस्कार नफीसा जी, आप बैंक में सीनियर मैनेजर है। आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए। आई एम लुकिंग आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, और जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वालों को जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो जानकारी चाहिए या जो स्टेटमेंट्स बनानी होती है, उन्हें जो स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है वे, और फिर जो ट्रेनिंग के बारे में जो सब रिपोर्ट्स बनाना, ये सब मेरे अंडर में है। ऑफ कोर्स आई हैव अबाउट 7 से 8 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। सिंस मैं फॉरेन एक्सचेंज से इतने सालों से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं हमारी जो बम्बई की कॉलेज है SPBT, वहाँ जाके फॉरेन एक्सचेंज पे लेक्चर्स भी देती हूँ। जाहिर है कि आपके बैंक में जो काम है उसमें काफ़ी कागज़ रीडिंग राइटिंग वगैरह है, और आप जब काम शुरू किया तब टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं था, तो आपने ये सब काम कैसे मैनेज किया? ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो इसीलिए ये सेक्शन मुझे सौंपा गया था क्योंकि उसमें मिनिमम पेपर वर्क है। कागज़ हैंडल करना बहुत ही कम है, पर मुझे मेरी जो क्लर्क थी या मेरी जो असिस्टेंट थे वो मेरा सब पेपर वर्क करते थे, और मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते थे मुझे उसके चेक पॉइंट्स पता थे। मुझे खाली उनसे पढ़वाना पड़ता था कि वो क्या चीज़ है, और देखना पड़ता था उनके द्वारा कि ये जो ऑर्डर हमें दिया जाता है प्राइमा फेसी ये जेन्युइन ऑर्डर है या नहीं। मैं बहुत ही अच्छी तरह से नंबर्स याद रख सकती हूँ, इसलिए मैं जो भी डील्स करती थी
सुबह 11 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक, वो सब मैं याद रखती थी, मतलब उसका अमाउंट, उसका रेट, उसका डिलीवरी पीरियड, पार्टी का नाम, और फिर 3 बजे बैठ के मैं पूरा मेरे असिस्टेंट को डिक्टेट करती थी। और अभी कंप्यूटर के ज़माने में जब भी सब सैंक्शनिंग या फीडिंग इन कंप्यूटर पे होने लगा, तो मेरे पास टॉकिंग कंप्यूटर था जिसके द्वारा सब मेरी असिस्टेंट थे वो फीड इन करते थे, और वो सब पूरा देख के मैं उसको सैंक्शन करती थी। तो ये कस्टमर्स जो आपके थे, ये आपसे टेलीफोन पे बात करते थे या आमने सामने डील करते थे? बहुत बार आमने सामने भी बात होती थी, टेलीफोन पे भी बात होती थी, लेकिन मेरे सभी कस्टमर्स को पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो नफीसा जी, अगला सवाल, आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये बचपन से है, तो आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये प्रॉब्लम आपने इसके साथ कैसे डील किया? आपके पेरेंट्स, आपके परिवार वाले, अपने फैमिली वाले, ये सब आपको किस प्रकार से सपोर्ट किया और आपको प्रोत्साहित किया? मैं जब जन्मी तभी किसी को पता नहीं था कि क्या है, कैसे है, लेकिन मैं जैसे बड़ी होती गई और जब बच्चे जो आई कांटेक्ट करते हैं करीब 2 या 3 महीने या 4 महीने की एज से, तो वो मैंने नहीं किया, और मैं हमेशा ऐसे ऊपर जहाँ भी लाइट थी वहाँ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। हम हमारे होम टाउन में थे कपड़वंश में, वहाँ से वो मुझे बम्बई लाए। तो शुरू में मेरी दृष्टि करीब 40 to 50% थी। मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स का जो मुझे सपोर्ट मिला वो सबसे महत्वपूर्ण था। स्कूल मुझे नॉर्मल साइटेड स्कूल में भेजा गया, मुझे खिड़की के पास बिठाया जाए। मैंने ब्लैक बोर्ड आज तक कभी देख नहीं पाई हूँ मैं, तो फ्रेंड्स की हेल्प के साथ या तो मेरे ब्रदर और सिस्टर्स आके नोट्स कॉपी करना या जो भी मुझे सपोर्ट चाहिए था वो मुझे फैमिली से मिला। इस तरह से मैंने मेरा स्कूल तय किया, और फिर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया इन इकोनॉमिक्स, और सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आई मस्ट से कि वो कॉलेज बहुत ही सेंसिटिव थी टुवर्ड्स विजुअल इम्पेयरमेंट। तो नफीसा जी, हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आपके हॉबीज क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किन किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजाती हूँ, पर मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। और एक मेरा पैशन है विच इज हैम रेडियो, पॉपुलरली नोन एज हैम रेडियो, विच इज एक्चुअली एमेचर रेडियो। इट्स बेसिकली अ हॉबी, और इसमें आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। सेइंग है कि हैम इज नेवर अलोन, द मिनट ही स्विचेस ऑन द रेडियो ही इज विद द वर्ल्ड। और बहुत से फ्रेंड्स बनाते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। उसका एक और साइड है होम ब्रूविंग, रेडियो बनाना, खुद पार्ट्स असेंबल करके रेडियो बनाना। नॉट ओनली अ रिसीविंग रेडियो बट अ ट्रांसीवर, जो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। और उसका एक पहलू है डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी कुछ कैलेमिटी आती है एंड ऑल कम्युनिकेशंस ब्रेक, मतलब अर्थक्वेक है या फ्लड है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हम एक रेडियो उठा के कार बैटरी लेके एक एंटेना लगा के वी कैन हैव कम्युनिकेशन। तो हैम रेडियो के साथ आपका गहरा रिश्ता है। आपका हाल ही में एक दूसरा गहरा रिश्ता भी प्रारंभ हुआ है, जिससे आपने परवेज बुहारी वाला जी से शादी किया। हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये कैसे हुआ, कब हुआ? एक्चुअली हम 15 साल हम एक दूसरे की बाजू बाजू की बिल्डिंग में रहे। वो मुझे देखते थे हमेशा जाते आते लेन में, और उन्होंने मुझे वाइट केन के साथ आते जाते देखा था, चलते हुए देखा था। मैं उन्हें पहचानती नहीं थी। फिर एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी एक बार फोन पे बात हुई थी, और आई एम हिज सेकेंड वाइफ, ही लॉस्ट हिज फर्स्ट वाइफ टू कैंसर। और ये उनकी जब वाइफ का डेथ हो गया, एंड ही केप्ट इन टच अबाउट मी। मैं उनको कभी मिली नहीं थी। मेरी फ्रेंड के जरिए उनको मेरे बारे में सब कुछ पता लगते रहा, और उन्हें लगा कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन मी। तो वो 1 महीने के लिए कनाडा गए थे, और उन्होंने मुझे फोन पे ही
अपनी कार ऑफर की कि मेरी कार खाली रहने वाली है, शोफर है, आपको अगर बुरा नहीं लगता है तो आप मेरी कार क्यों नहीं यूज करते। मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट की, मैंने 1 महीना कार एंजॉय किया और मन ही मन में सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, आई मस्ट बाय अ कार फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। एंड फिर जब भी वो कनाडा से आए तो वो मुझे ऑफिस में मिलने आए एक बार। मैंने उनको थैंक यू का फ़ोन किया और वो मिलने आए और इस तरह से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। और अगर बोला जाए तो इन अ मैटर ऑफ 6 months वी वर मैरिड। नफीसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे सुनने वालों को अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर किया। थैंक यू। बहुत सही कहा आपने नफीसा। देखिए, समाज में ब्लाइंड लोगों की एक्सेप्टेंस तो बढ़ी है, ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उन्हें और कई आसमान छूने के लिए सोसाइटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे प्रोफाइल सेक्शन में आज ओमपुरी हमें किसके बारे में बता रहे हैं अरशद? एक कामयाब एडवोकेट और सॉलिसिटर के बारे में जिनका नाम है कंचन पमनानी। कुमारी कंचन पमनानी एक कामयाब वकील और अधिवक्ता हैं। अपने सपनों को पूरा करने में कंचन ने जीवन भर दृष्टिदोष से संघर्ष किया। मुंबई में 19 सितंबर 1965 को जन्मी कंचन जन्म से ही बहुत कम देख पाती थीं। 34 साल की उम्र आते आते वो पूरी तरह दृष्टिहीन हो गईं। उसने पहले बीकॉम किया, फिर मुंबई विश्वविद्यालय से LLM किया। कठिन परिश्रम और असामान्य बुद्धिमानी के चलते आज वो एक प्रतिष्ठित कामयाब अधिवक्ता हैं। वकालत सलाहकार फर्म पमनानी एंड पमनानी एसोसिएट्स में वो पार्टनर हैं। अपने पेशे के साथ साथ वे निरंतर समाज सेवा से भी जुड़ी हैं। नीलम कांगा अवार्ड से सम्मानित कंचन का कहना है कि उसकी सफलता का राज सकारात्मक सोच, कठिन परिश्रम, किसी से भी कुछ भी सीखने की चाहत और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। कंचन पमनानी के बारे में हमें बताया स्टेज, टीवी और फिल्म के मशहूर अभिनेता ओमपुरी ने। और सलीमा, ये अगला सेगमेंट जो हमारे प्रोग्राम का है उसे सुनने में यकीनन हम दोनों को ही नहीं बल्कि तमाम भारत में जितने भी लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं उन्हें बड़ी दिलचस्पी होगी। बिल्कुल अरशद। दोस्तों, ये हमारी एक ओकेजनल सीरीज है होम मैनेजमेंट के बारे में। प्रीति मोंगा दिल्ली की हैं, पब्लिक रिलेशंस में सक्सेसफुल करियर है इनका, एक हाउसवाइफ और मदर हैं, यानी घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं प्रीति शुरुआत करती हैं अपने लिविंग रूम से और बताती हैं इसे कैसे खुशनुमा, प्लेजेंट और सेफ बनाया जा सकता है। एक ब्लाइंड इंसान को फर्नीचर सजाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लिविंग रूम में कितनी जगह है आपके पास लिविंग रूम में, उसको मद्देनजर रखते, उसको देख के डिसाइड करती हूँ कि उसमें फर्नीचर किस प्रकार का और कैसा होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात उसमें यह है कि उसमें से जगह, आने जाने की जगह कहाँ पे रखनी चाहिए, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए तो उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि उसमें फर्नीचर कितना होना चाहिए और कहाँ रखा होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और कि कारपेट्स और पर्दे के लिए कपड़ों के रंग और चॉइस कैसे करते हैं आप? देखिए, वो तो हर एक की अपनी इच्छा होती है कि कारपेट है या दरी रखना चाहेंगे या चटाई रखना चाहेंगे, लेकिन जो रंग, पहली बात तो फैब्रिक तो बहुत आसान है, वो आपके हाथ को जो पसंद आए और आपको लगे कि ये ड्यूरेबल है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, या ये अच्छा हाथ को महसूस हो रहा है, बैठने में उठने में नरम है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के फैब्रिक चूज़ किया जाता है। लेकिन रंगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और रंग ये एक साइंस भी है और ये किताबों में भी लिखा होता है, और हम नेचर से भी रंगों का कई जगह आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि घास और मिट्टी, घास हरे रंग की होती है और मिट्टी भूरे रंग की होती है, ब्राउन रंग की होती है, तो ये दो रंग आपस में बहुत अच्छी से चलते हैं। जैसे आपका अगर कारपेट, आपने दरी कालीन जो है वो बिछाया है आपने हरा, तो आप बहुत आराम से, जो आपका सोफ़ा है या आपका कवर है, किसी भी दीवान का कवर है, इसको आप भूरे रंग में ले सकते हैं। भूरे रंग के कई शेड आते हैं और उसकी मदद आप
दुकानदार भी कर सकता है, आपकी बाकी परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं। और बीच में जैसे फूलों के रंग होते हैं, फिर ये 2 बेसिक कलर अगर आप रखें और नेचर को ध्यान में रखें तो आप फूलों के रंग में पीला और लाल और इस तरह से थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कलर देने के लिए जितना फूल होता है, बहुत ज्यादा लाल रखेंगे तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेचर में भी देखें तो लाल, पीले, गुलाबी ये सब जो रंग हैं ये कहीं कहीं छीटे हुए हैं जैसे फूलों के तौर पे। बेसिक कलर्स आप ज़्यादा इस्तेमाल करें और मैं भी उनका ध्यान रखती हूँ। और फिर जब आप लोगों की बातें सुनते हैं कि ग्रीन के साथ रेड कलर भी अच्छा लगता है, ऐसे लोगों की बातें ध्यान में रखें तो उससे भी आपको कलर के आइडियाज आपको लग सकते हैं। और सजावट के जो दूसरे सामान हैं जैसे पेंटिंग्स, साइड टेबल्स वगैरह, इनके बारे में इनको कैसे एडजस्ट करती हैं, क्या करती हैं आप? देखिए, इनको सजाने के लिए 2 चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखना है। एक तो यूटिलिटी आइटम के ज़रूरत की चीज़ें और दूसरा है खूबसूरती की आइटम। तो जहाँ तक यूटिलिटी के आइटम आप पूछेंगे अब लिविंग रूम में क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि जैसे लोग आते हैं या हम खुद भी बैठे होते हैं, हम एक ग्लास रखने का मन करता है तो हमें एकदम लकड़ी की चीज़ पे ग्लास रख देते हैं तो वो उससे दाग पड़ जाता है। तो ध्यान, आप कोस्टर्स आजकल मिलते हैं, फिर एशट्रे, लोग सिगरेट पीने वाले आते हैं, तो ये कुछ एक आध यूटिलिटी आइटम मैं आपको उसका उदाहरण दिया है। और दूसरी आइटम हुई आपकी जो सच में कमरे को सुंदर बनाती है, तो वो आप अपनी रुचि अनुसार, जैसे जानवर की प्रतियां हैं या फूल हैं। फूल तो हर घर को, हर कमरे को खूबसूरत बनाते हैं क्योंकि उनमें रंग होते हैं, उनमें एक जीवन होता है। वो फूल और पौधे, थोड़े बहुत छोटे गमले, इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। और अगर गमले रखें तो ध्यान रखिए कि आप उनमें पानी डालेंगे तो उनसे क्या, नीचे रखी हुई चीज़ आपका लकड़ी की है तो उसको किस तरह से नीचे एक ट्रे रखनी है। तो बाकी आपकी दीवारें बिल्कुल खाली अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि देखने वालों को तो अच्छा लगता है कि वहाँ देखें, कुछ उनको दिखे उस पे। तो सीनरीज आप ले सकते हैं, इसमें आप अपने परिवार से आप हेल्प ले सकते हैं। रूम की सजावट में पूरा फैमिली एक सच में फैमिली बन के उनको आई थिंक इन्वॉल्व होना भी चाहिए। और जैसे कि आप उनसे रंगों की चॉइस में और रंग डिस्क्राइब करने में, आपको बताने में कर सकते हैं। फिर दूसरी, आप उनको जैसे आप वॉल पेंटिंग्स या कोई भी चीज़ आप लेने जाएं तो उनकी इच्छा की भी कोई चीज़ शायद आपको बहुत पसंद ना आए, लेकिन आपको लगता है कि आपके किसी भी परिवार के सदस्य को कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो आप उसकी तरफ भी थोड़ा विनम्र होके उनकी भी पसंद की चीज़ रखें, क्योंकि फिर इससे उनकी भी रुचि बनी रहेगी उसी कमरे को और उस जगह को सुंदर बनाने की। और आप उनकी थोड़ी मानिए और वो आपकी थोड़ी मानेंगे, तो इस तरह से मिलजुल के आप दोनों या तीनों या जितने भी मेंबर्स हैं सबको इन्वॉल्व रखेंगे और सबकी पर्सनालिटी उसमें से झलकेगी। प्रति कमरों को धूल मिट्टी से साफ रखना एक खासा जोखिम का काम है, आप ये कैसे करती हैं, यानी सफाई? देखिए, दिन में एक बार कम से कम, गर्मियों में तो कई बार हो जाता है, 2 बार भी हो जाता है, धूल भरी आंधी जब चलती है, लेकिन दिन में एक बार कम से कम साफ डस्टिंग का कपड़ा, कोई भी कपड़ा जो साफ और नरम हो, उस कपड़े को लेके आप हर एक चीज, आपको मालूम है क्योंकि आप ही ने सजाई है और आप ही ने रखी है, हर चीज को एक एक करके उठा के पहुंच के उसकी जगह पे वापस रखें और उसकी जगह नीचे से भी पहुंचे, चीज जहां रखी है वो सरफेस भी पहुंचे। उसके बाद झाड़ू और पोछे से जितना भी सीमेंटेड जगह है आपकी या फ्लोरिंग जहाँ पे कारपेट आपका नहीं बिछा है उसको करिए। झाड़ू से अपना कारपेट भी या वैक्यूम क्लीनर से, वो तो जो भी जिसके पास अवेलेबल है उससे आप अपना सोफा और गद्दियाँ और कारपेट इसको धूल से मुक्त रखिए। फिर आपके पर्दे जो खास करके बड़े शहरों में ये गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं पोल्यूशन के कारण, तो आप नियम बनाइए कि महीने में एक बार ज़रूर धोने हैं, क्योंकि आपको शायद कोई ना बताए कि आपके पर्दे गंदे हैं या आपकी गद्दियाँ गंदी हैं, जो भी धुल सकता है महीने में एक बार ज़रूर उसको निकाल के धोएं।
और खिड़कियों में अब हम सब की खिड़की और दरवाजे में ग्रिल होती है, हैंडल होते हैं, पंखे होते हैं, लाइटें होती हैं। तो नियम से हफ्ते में एक बार गीला कपड़ा लेके इसको जरूर साफ करें। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। दोस्तों, अगर आप हमारा प्रोग्राम रेगुलरली सुनते हैं, और उम्मीद है कि जरूर सुनते हैं, तो आप जानते हैं कि बड़े शौक, बड़े चाव से आपको क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन सुनवाते हैं हम लोग। तो इस सप्ताह बड़ी खुशी ये है कि हमारे सेगमेंट में फीचर कर रहे हैं डॉक्टर एस तारसिम, जिनकी कई शॉर्ट स्टोरीज और कविताएं, गजलें छप चुकी हैं। 12 साल से इनकी आईसाइट में डिटेरियोरेशन शुरू हो गया था और 30 तक पहुंचते पहुंचते ये टोटली ब्लाइंड हो गए। लेकिन क्या खूब है कि इनकी क्रिएटिव जीनियस पर इस बात का जरा भी असर नहीं हुआ और डॉक्टर तारसिम हैज मोर देन 20 पब्लिश्ड वर्क्स टू हिज नेम। तो आज ऐसा है कि हम एक गजल आपकी लिखी हुई सुनवाएंगे अपने सुनने वालों को, रोशनी के कारवां में हमारे हमसफर दोस्तों को, और बाद में फिर और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह में से भी हम आपको सुनवाते रहेंगे। भाई, मैं तो बहुत ही बेचैन हो रहा हूँ इस गजल को पढ़ने के लिए। मैं पढ़ूं, इजाजत हो आपकी? तो जी बिल्कुल। डॉक्टर एस तारसिम की लिखी हुई गजल जो हमारे तमाम सुनने वालों तक पहुंचे। न दरवाजा न रोशनदान न खिड़की बनाता है, न दरवाजा न रोशनदान न खिड़की बनाता है, मेरे अब शहर का हर मिस्त्री कुर्सी बनाता है। क्या बात है, वाह। कोई खटिया बनाता है, कोई अर्थी बनाता है, मगर एक शख्स है जो बांस की बंसी बनाता है। बहुत खूब। यहां न धूप न वर्षा, मगर फिर भी न जाने क्यों, तवज्जो चाहूंगा जी, यहां न धूप न वर्षा मगर फिर भी न जाने क्यों, कि हर एक आदमी अपने लिए छतरी बनाता है। भाई वाह, बहुत खूब। भविष्य की चिंता है कितनी कि जब है खेलता बच्चा, भविष्य की चिंता है कितनी कि जब है खेलता बच्चा, कभी वो घर बनाता है कभी किश्ती बनाता है। क्या बात कही। खिले कुछ फूल जब तार सेम, देखे शाम की बेला, वो अपने मन में उड़ती एक तितली सी बनाता है। भाई बहुत खूब। डॉक्टर तारसिम, हम दोनों की तरफ से और हमारे सब सुनने वालों की तरफ से बहुत मुबारक हो आपको। इतनी खूबसूरत गजल आपने कही है, ऐसे ही शेर व शायरी करते रहिए। और दोस्तों, हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि इन्हीं की तरह हमें अपनी क्रिएटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस जरूर भेजें, बी इट पोइट्री, प्रोज, अ सॉन्ग और सिंपली एन एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैन बी हर्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। और अब वक्त आया, किसका? बताई ना। भाई, वक्त आ गया आपको याद दिलाने का कि प्रोग्राम नंबर 10 के सवाल का सही जवाब किसने भेजा है। सवाल था कि इन व्हाट मंथ आर वर्ल्ड साइट डे एंड व्हाइट केन डे सेलिब्रेटेड, और इसका सही जवाब हमें भेजा है राखी धरा ने, जो कि हावड़ा कोलकाता में रहती हैं। राखी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, और ये बात तो बता ही दें कि राखी जी ने जो सही जवाब भेजा है वो है अक्टूबर। और अब हमारे इस प्रोग्राम का सवाल, जिसका जवाब भेजकर आप जीत सकते हैं आई वे टी शर्ट। इस प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम 20, ये जरूरी है याद रखना, क्योंकि हम बाद में रेफरेंस देते हैं अपने प्रोग्राम का। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा सवाल ये है कि रीडिंग इन डिम लाइट कैन डैमेज आईज, ये सही है या गलत? इज इट ट्रू और फॉल्स? जरा फिर से एक दफा बता दीजिए। रीडिंग इन डिम लाइट कैन डैमेज द आईज, ट्रू और फॉल्स? इसका सही जवाब आप हमें जल्द से जल्द भेजें हमारे इस पते पर। ये है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें।
और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। भाई आप हैं तो हम हैं रोशनी का कारवा में। तो अब इजाजत दीजिए, हम दोनों को ही, मैं अरशद इकबाल और मैं सलीमा रजा। नमस्कार। आई वे, ये है रोशनी का कारवा। आई वे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवा, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवा।